हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ संविधान की भाग नंबर 10। इससे पहले भाग नंबर 9 तक मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, आप जाकर देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, ये संविधान की क्लास है। जितनी वीडियो मैंने कराई हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। आज का विषय रहेगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। ये किस आर्टिकल में आते हैं ये देखेंगे। तो देखो, मैंने बताया भाग नंबर 10 में इसका उल्लेख करते हैं। अब इसमें आर्टिकल आता है 244। ये क्या बताता है आइए समझ लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। किसको अधिकार दिया गया है फ्रेंड? राष्ट्रपति को। क्या कर सकता है कि किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति जहाँ जहाँ पाई जाती है उन क्षेत्रों में उनको विशेष तौर से एक दर्जा देना। जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ का राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को क्या करता है? अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 244 में। अब देख लेते हैं भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 में जो उल्लेख होता है वो केंद्र और राज्य का संबंध है। किन किन का? केंद्रीय स्तर से और स्टेट स्तर से उनका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 263 तक। अब इसमें एग्जाम की दृष्टि से 245 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, 246 नहीं है, 247 देख लेते हैं। ये बताता है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की जो स्थापना करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है संसद को। अब आर्टिकल नंबर 248 बताता है कि अपशिष्ट शक्तियों पर संसद का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? तो संसद का अधिकार होता है। अब आर्टिकल 49 कहता है, 249 कहता है कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए संसद राज्य में कई विषय पर कानून बना सकती है। वहीं आर्टिकल 262 ये कहता है कि अंतर्राज्य नदियों के जो जल विवाद होते हैं उससे संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं उसका निपटारा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्राधिकरण के द्वारा। केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में जो प्रमुख आयोग बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सरकारी आयोग। इसका जो गठन होता है वो 24 मार्च 1983 को होता है। इसमें जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? रणजीत सिंह सरकारिया हैं। कौन है? रणजीत सिंह सरकारिया। इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट किसको? सरकार को सौंपते हैं। जो निम्नलिखित सिफारिश की हैं इन्होंने, जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पर राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और बीच में इसका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर बताया है केंद्र और राज्यों के बीच निगम करके उचित बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। इससे दूसरे नंबर पर मदन मोहन पंछी आयोग बनाया है। तीसरे नंबर पर भगवान सहाय आयोग बनाया है और चौथे नंबर पर राज मन्नार आयोग बनाया है। ये आयोग बने हैं। अब 263 ये कहता है कि अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। अंतर्राज्य जो परिषद का गठन है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और 1990 में पहली बार अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। अब अंतर्राज्य परिषद के जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं।
इसके साथ साथ में 6 केंद्रीय कैबिनेट होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्रीय शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होते हैं। ये कितने होते हैं? 5। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। देश के राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की सुलह यानी कि सॉल्व करने और सामंजस्य करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। यह इसका कार्य होता है। अब भाग नंबर 12 आता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद। इसमें आर्टिकल आते हैं 264 से लेकर 300A तक। अब अनुच्छेद 266 में उल्लेख होता है संचित निधि का। जितने भी पोस्टें होती हैं, जितने भी पद होते हैं, उनको पैसा जो जाता है वो संचित निधि से आता है। ये भी भारत की एक संचित निधि होती है और राज्य की संचित निधि होती है। 2 भागों में बांटा जाता है। और आगे आता है 267 कहता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि भी 2 प्रकार की होती हैं, भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि। इनका जो काम होता है वो वेतन और भत्ते संचित निधि से दी जाती है। आपातकाल की स्थिति में आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है। अब कर लेते हैं बात टैक्स की, यानी कि कर। देखो, कर होते हैं 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष कर होते हैं और एक होते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष कर केंद्र की तरफ से होते हैं, केंद्र प्रत्यक्ष कर और राज्य प्रत्यक्ष कर। ऐसे ही अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं वो केंद्र के अप्रत्यक्ष होते हैं और राज्य के अप्रत्यक्ष होते हैं। अब केंद्र की तरफ से जो लगाए जाते हैं कर वो होते हैं आयकर, संपत्ति कर, ब्याज कर, निगम कर, उपहार कर और जीएसटी। ये केंद्र की तरफ से लगाए जाते हैं कर। अब केंद्र के अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय व्यापार कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर। ये केंद्र की तरफ से अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। उसके बाद राज्य के प्रत्यक्ष कर देख लेते हैं। तो भू राजस्व कर, ये राज्य कर लगाता है। व्यवसाय कर, कृषि आय कर और पथ कर, ये राज्य के प्रत्यक्ष कर हैं। जबकि राज्य के अप्रत्यक्ष कर जैसे बिक्री कर, वाहन कर, विज्ञापन कर, शिक्षा उपकार, स्टाम्प शुल्क, चुंगी कर, मनोरंजन कर और सट्टेबाजी, ये जितने भी हैं ये अप्रत्यक्ष कर हैं। अब बात कर लें आर्टिकल नंबर 280 की। 280 में जो फ्रेंड उल्लेख किया गया है वो बताया गया है वित्त आयोग। अब वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति है वो किनके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। केंद्र और राज्य के बीच करों का जो बंटवारा है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रह चुका हो। वित्त आयोग का अध्यक्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसमें प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो केसी नियोगी को बनाया गया था और वर्तमान में 14वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो वाई रेड्डी हैं। अब आर्टिकल आता है 281। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है। इसमें 14वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों में राज्य की जो हिस्सेदारी है वो कितनी % है? 42% है। ये बताई गई है 281 आर्टिकल में। 292 ये कहता है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 कहता है राज्य द्वारा उधार लेना। और अंत में आता है संपत्ति कर। ये आर्टिकल ए में है, आर्टिकल नंबर 300A में।
इसके आधार पर जो है जो कानून है वो अधिकार बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कानूनी अधिकार बनाया गया है। मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी पहले, उसके बाद में संपत्ति कर को हटाकर कहाँ रख दिया है? मौलिक अधिकार से हटाकर 300A आर्टिकल में रखा है। अब आती है बात भाग नंबर 13 की। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम करने का अधिकार है। इसमें आर्टिकल आते हैं 301 से लेकर 307 तक। आर्टिकल नंबर 301 कहता है कि वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता। 302 में संसद व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगा सकती है। 303 में राज्य विधानमंडल वाणिज्य, व्यापार और समागम पर प्रतिबंध लगा सकती है। भाग नंबर 14 कहता है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं यहाँ पर। इसमें आर्टिकल आते हैं 308 से लेकर 322। 309 कहता है कि संघ या राज्य की जो सेवा करने वाली व्यक्ति की भर्ती है, इसकी सेवा की शर्तें दी गई हैं। 310 कहता है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद अवधि है यहाँ पर। और 311 में ये बताई गई है कि संघ या राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद से हटाया जाना चाहिए या उस पंक्ति से अवगत कराना चाहिए। 312 आर्टिकल कहता है कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं यहाँ पर। 312A में बताया है कि कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवाओं की शर्तों में परिवर्तन करने में संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को। 313 कहता है कि संक्रमणकालीन उपबंध यानी कि आपातकालीन स्थिति में। 315 कहता है कि केंद्रीय सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवाओं के लिए राज्य सेवा आयोग होता है एक। 320 कहता है संघ लोक सेवा आयोग UPSC, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं की ओर से सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 10। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इन्हें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की क्या करता है? सिफारिश पर हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग PCS, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। इनकी भी जो अवधि होती है कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इन्हें राज्यपाल कभी भी हटा सकता है हाई कोर्ट की सिफारिश पर। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।